नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू की गई ये गल्फ वॉर अब इंडिया के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। 4 मार्च सुबह की बात है। इंडियन ओशन में श्रीलंका के गौल शहर से करीब 40 नॉटिकल माइल्स दूर एक ईरानियन वॉरशिप चल रही थी, आइरिस डेना। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ये जहाज इंडियन नेवी के साथ मिलन 2026 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके लौट रहा था। Ladies and gentlemen, the contingent from Iran. इंडियन नेवी ने खुद इसे वेलकम किया था ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप के हैशटैग के साथ। लेकिन इस सुबह इस पर अमेरिका की नजर थी। एक यूएस नेवी सबमरीन MK-48 टॉर्पीडो से हमला बोल देती है इस जहाज पर और कुछ चंद सेकंड में यह जहाज समुद्र में समा जाता है। 87 ईरानियन सोल्जर्स, 87 ईरानियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। 32 और जो बचते हैं उन्हें श्रीलंकन नेवी रेस्क्यू करती है। और इंडिया क्या करता है? कुछ भी नहीं। बीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट ट्वीट करके कहता है नॉट आवर बिजनेस, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक शिप डूबने की नहीं है, बल्कि एक कहानी है कि कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बद। चुप रहना तो एक चीज है, you're saying not our business? Motherfucker, you just created a hashtag called friendship. What the fuck? से बदतर होती जा रही है। कैसे बार बार देश का अपमान हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि ये वॉर कहां तक पहुंच चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान के साथ साथ सभी मेजर शहरों पर हमले हुए हैं। अमेरिकन फोर्सेस ईरान में 2000 से भी ज्यादा टारगेट्स पर बम गिरा चुकी है और ईरान का लगभग हर कोना बमबारी की चपेट में आ चुका है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। मिडिल ईस्ट में 9 देशों के 27 यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स बरसाई हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर हमले इंटरसेप्ट हो गए हैं। Bro, I've been out of it. I've been looking at Instagram threads a little bit, but not like in detail like this. Iran clapping back? 27 यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स बरसाई हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर हमले इंटरसेप्ट हो गए हैं, लेकिन बहरीन में यूएस की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर धुआं निकलते देखा। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नेवल ऑपरेशंस का सेंटर है। कुवैत में 3 यूएस फाइटर जेट्स क्रैश हुए। इसके पीछे कारण फ्रेंडली फायर बताया गया और सऊदी अरेबिया के रियाद में 2 ड्रोन। ये सच्ची दोस्ती निभाई अमेरिका ने इंडिया के साथ, अपने जहाज भी गिरवा के। I'm sorry, I'm laughing, but it's no laughing matter, man. War is serious business, bro. हम लोग बस unserious generation है. Millennials, Gen Zs, we're just unserious people, but this is no laughing matter. This is bad shit. This is not good at all. This is gonna be horrible. उन सीधे यूएस एम्बेसी से टकराए। ईरान के हमलों में कम से कम 6 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए हैं। इजराइल में भी ईरानियन स्ट्राइक से तेल अवीव में 40 से ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं। दूसरी तरफ ईरान में यूएस इजरायली स्ट्राइक्स की वजह से 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और जो हमले ईरान ने गल्फ स्टेट्स पर किए हैं उनमें 9 लोग मारे जा चुके हैं। यूएस और इजराइल की उम्मीद थी कि सबसे कुत्ती खबर मैंने देखी थी, दुबई में कोई अटैक हुआ और उसमें जो मरा वो एक पाकिस्तानी वर्कर। आई वाज लाइक, कहीं भी सुकून नहीं है बेचारों को यार। कहीं भी चले जाते हैं, हम पहले पिस जाते हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की डेथ के बाद ईरान जल्दी से हार मान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ये वॉर नए इलाकों में फैलती जा रही है। लेबनान का हिजबुल्लाह भी इस वॉर में शामिल हो गया है, जो ईरान का एलाय है। इसके अलावा जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वो हो रही है। ईरान ने दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और धमकी दी है कि अगर कोई भी जहाज यहां से गुजरेगा तो उस पर आग लगा दी जाएगी। दुनिया की टोटल ऑयल कंजम्पशन का 20% ऑयल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। और ये बात याद रखिए क्योंकि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। इसकी बात मैं आगे वीडियो में करता हूं, लेकिन पहले आप आइरिस डेना की पूरी कहानी समझो। इस कहानी में जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही डिस्टर्बिंग होती जाती है। ये कोई रैंडम वॉरशिप नहीं थी। आइरिस डेना इंडियन नेवी की एक फ्लैगशिप मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके ईरान लौट रही थी। इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड ने 17 फरवरी को इसे वेलकम करते हुए ट्वीट किया था, #ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप, #यूनाइटेड थ्रू ओशंस। और इसमें सवार कर रहे ईरानियन सोल्जर्स ने विशाखापट्टनम में परेड में मार्च भी किया था। इमेजिन करो दोस्तों, 2 हफ्ते पहले ये सेलर्स विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे थे और 2 हफ्ते बाद इनमें से 87 की डेड बॉडीज समुद्र में तैर रही थी। सबसे बुरी बात यह है कि अमेरिका ने इंडियन ओशन में इस जहाज को डुबा दिया और इंडियन सरकार की तरफ से इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। कुछ कहना तो छोड़ो, जब आइरिस डेना की तरफ से डिस्ट्रेस कॉल आई तो श्रीलंकन आर्मी ने उन्हें रेस्क्यू किया। इंडिया की तरफ से कोई नहीं गया। इंडिया में ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फतहाली ने भी कहा कि इंडिया की तरफ से ईरान को कोई मैसेज तक नहीं दिया गया है और ना कोई बातचीत हुई। So much for friendship. No. We have no anything. We have no any negotiation. We have no any send message.
says सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंडिया के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिबल ने कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से ये जहाज कोई एम्यूनेशन लेकर नहीं आया था और ये डिफेंसलेस था। सबसे बड़ा सवाल यहां अमेरिका और इजराइल पर उठता है। ट्रंप के अंडर अमेरिका इतना नीचे गिर चुका है कि उन्हें इंटरनेशनल लॉ की कोई कदर नहीं है। बिना किसी प्रोवोकेशन के दुनिया में कहीं पर भी जाकर बेहिसाब तरीके से बमबारी की जा रही है। दुनिया में हर एक देश का फर्ज बनता है कि अमेरिका की इन हरकतों के खिलाफ आवाज उठाए और बहुत से करेजियस लीडर्स दुनिया भर में कर भी रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री को देखिए, स्पेन अमेरिका का एलाय है, नेटो का भी हिस्सा है, लेकिन फिर भी स्पेनिश प्रधानमंत्री अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं, अमेरिका को अपने मिलिट्री बेसिस यूज नहीं करने दे रहे। La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. अब इंडिया का केस देखो। इंडिया ने पिछले दशक से ये नैरेटिव बिल्ड किया है कि इंडियन ओशन इंडिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन नेवी को इंडियन ओशन का गार्डियन बताते रहे हैं। इंडिया ने खुद को इंडियन ओशन रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर घोषित किया था। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। तो अब सोचकर देखो, इंडिया It is so embarrassing to hear this man speak. You gotta love how Indian guys will like make fun of Pakistani cricketers. तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जाहिल है भाई, अनपढ़ गवार जाहिल आदमी है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर। तुम क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का मजाक उड़ाते हो? अपनी औकात देखो यार तुम। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जाहिल है वैनचोद, फर्स्ट ऑप्शन, और तुम क्रिकेटर्स का मजाक उड़ा रहे हो। उन्होंने जिंदगी भर क्रिकेट खेली है, वो जाहिल हैं, वो गवार हैं, वो गरीब हैं। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा है भाई, किसका मजाक उड़ा रहे हो तुम? ओशन में श्रीलंका जैसे छोटे देशों के सामने इंडिया खुद को एक सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर कैसे पेश करेगा, जब हमारे यहां से जॉइंट एक्सरसाइज करके लौट रहे जहाजों को ही बिना हमारी परमिशन के डुबा दिया जाता है। अब कुछ लोग यहां बहाना दे रहे हैं कि इंडियन ओशन का मतलब इंडिया का ओशन नहीं है। बताओ जरा, ये लोग इतना मगन हो गए एक पॉलिटिशियन की इमेज डिफेंड करने में कि ये देश के ही खिलाफ चले गए। ऐसी बातें चाइना कहा करता था कि इंडियन ओशन कैन नॉट बी द बैकयार्ड ऑफ इंडिया, और अगर ये बात सच होती तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्यों बने, गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन क्यों बोला? ये मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी के खुद के शब्द हैं। इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है। क्या मतलब रह गया इस दावे का? बात सिर्फ इस एक इंसिडेंट की नहीं है दोस्तों, ये कहानी कहीं ज्यादा और गहरी है, और कहानी सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नहीं बदल रही है। पूरी दुनिया अभी जिस स्पीड से बदल रही है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, इकोनॉमीज अनप्रेडिक्टेबल बनती जा रही हैं, और जो लोग अडेप्ट नहीं कर रहे वो पीछे छूट रहे हैं। एआई आज सबसे बड़ा टूल है अडेप्ट करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों ने चैट जीपीटी में 2-3 सवाल पूछे, कुछ भाई की दुकान खुल जाती है हर जगह। भाई दुकान खोलने में टाइम नहीं लगाते, मानना पड़ेगा ध्रुव भाई। 40 बच्चे मर गए हैं और उनकी खबरों को एआई यूज करके बताया जा रहा है। अगर आप एआई यूज करना चाहते हैं तो मेरी ऐप है। भाई की दुकान रुकती नहीं है ब्रो, कमाल यार, कमाल। आंसर्स आए। भाई अपना नाम चेंज करके ध्रुव राठी से ध्रुव आरओआई रख ले आप, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैप्स खोला और सोचा कि अब ज्योग्राफी आ गई है मुझे। टूल चलाना और टूल को समझना दो अलग चीजें हैं, इसलिए मैंने एआई मास्टर क्लास बनाई है। मैं पर्सनली लाइव आकर 3 घंटे में 25 से ज्यादा एआई टूल सिखाता हूँ, और सिखाता भी मैं इस तरीके से, वो चाहे आपका टेक्निकल बैकग्राउंड हो या ना हो, कोई भी सीख सकता है। अब आते हैं स्टोरी की डीपर पॉलिटिक्स पर। टाइमिंग देखो, मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल में थे। उन्होंने नेतन्याहू के साथ डिनर किया, क्नेसेट में स्पीच दी, इंडिया इजराइल रिलेशंस को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया, और तो और वो इजराइल को फादरलैंड तक बोलकर आ गए। इजराइल इज दैट फादरलैंड एंड इंडिया दैट मदरलैंड। और इसके ठीक I said it. Embarrassing. Imagine एक कंट्री जिसने लाखों बच्चे मारे पिछले 2 सालों में, लाखों बच्चे। ये 70,000 का फिगर, जस्ट इट्स एन ऑफिशियल नंबर, यू डोंट नो। हैव यू सीन द डिस्ट्रक्शन? यू थिंक दैट्स जस्ट 70,000 पीपल? लाखों लोगों को मार दिया है, सिविलियंस, आम लोगों को। उसको जाके अपना बाप बना के आ गया ये आदमी, बाप बोल दिया अपना। यार हम क्या बोलेंगे, इसने बोला हेटर्स क्या बोलेंगे, मैं बोल देता हूँ खुद, बाप बना दिया तुम्हारा यार। 48 घंटे बाद इजराइल और अमेरिका ने मोदी टू नेतन्याहू, आई एम होम डैडी।
डिट्टो ब्रो, डिट्टो। मिलकर ईरान पर बॉम्ब्स बरसाने शुरू कर दिए। इजरायली डिफेंस ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को बताया कि यह अटैक हफ्तों पहले प्लान हो चुका था। इजरायल के एनवॉय ने कहा कि ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी केम अप ओनली आफ्टर पीएम मोदी लेफ्ट। इस लाइन को दोबारा से सुनो, ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी तभी मिली जब प्रधानमंत्री मोदी निकल गए। सवाल यह है कि इस मीटिंग में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि इसके बाद से नरेंद्र मोदी इतना वन साइडेड हो गए इजरायल की तरफ कि अनबिलीवेबल है यह देखना। जब ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर स्ट्राइक की तो मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया, अटैक्स को स्ट्रांगली कंडेम किया, एक के बाद एक ट्वीट्स, एक के बाद एक ट्वीट्स। लेकिन जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर स्ट्राइक्स की, जिनमें डिस्प्रपोर्शनेटली 100 गुना ज्यादा लोग मारे गए, स्कूल में बच्चे मारे गए, उनके लीडर को मार दिया गया, तो मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद उल्टा नेतन्याहू मोदी को पब्लिकली थैंक करते हैं फॉर हिज सपोर्ट फॉर स्टैंडिंग विद इजरायल। Prime Minister Narendra Modi thanked him for his standing with Israel. इतिहास में दोस्तों अभी तक इंडिया के हर प्रधानमंत्री ने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करी थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह हो। जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, तब इंदिरा गांधी ने कहा था आई कांट अप्रिशिएट इट, और पब्लिकली इंटरवेंशन के खिलाफ प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया, इवन दो सोवियत यूनियन इंडिया का एलाय था। ऐसे ही 2003 में जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका को 20,000 ट्रूप्स भेजने का प्रेशर ठुकरा दिया और पार्लियामेंट में यूनानिमसली इराक वॉर को कंडेम किया। भारत सरकार जोर देकर यह आग्रह करती है कि ऐसी कोई सैन्य कार्रवाई न की जाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक सहमति प्राप्त न हो। जब 2011 में अमेरिका ने लिबिया को इन्वेड किया, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूनाइटेड नेशंस में भाषण दिया था, साफ तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज को कंडेम किया था, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। We will succeed if we adopt a cooperative rather than a confrontationalist approach. आर्टिकल में देखिए क्या लिखा है, हॉल में तालियां भी बजी थी। इंडिया का स्टैंड दोस्तों हमेशा से बैलेंस रहा है, मॉरल Yeah, रहा bro, है। India, यार क्या, what a fall from grace, यार, what a great country it used to be. Look at the embarrassment this country has become now, man. This is so shameful. मैं इंडियन हूं भी नहीं और मैं तुम लोगों के बिहाफ पे इतना शेमफुल फील कर रहा हूँ। मुझे शर्म आ रही है यार, मैं तो पाकिस्तानी हूँ। एवरेज पाकिस्तानी इस वक्त कह के मार रहा होगा हंस हंस के, राइट, कि देखो इनकी क्या हालत, देखो इनकी औकात क्या रह गई है, देखो इनकी क्या हैसियत रह गई है। मुझे एम्बेरसमेंट हो रही है। मेरा कनेक्शन है एक इंडिया से यार, पिछले 10 साल से मैं इंडिया से बहुत डीपली कनेक्टेड हूँ, राइट, इंडियन लोगों से, नॉट इंडिया बट लाइक इंडियन लोगों से, इंडियन कंटेंट से, इंडियन आर्ट से मेनली, राइट, और उससे बियॉन्ड मेरा एंसेस्टर्स का कनेक्शन है इंडिया से। आई फील लाइक शिट सीइंग ऑल दिस इज एम्बैरेसिंग, दिस इज सो बैड। तुम कहां से कहां आ गए हो यार। इंडिया ने हमेशा सही के लिए आवाज उठाई है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने इस मोरालिटी को डस्टबिन में डंप कर दिया है। अब देखो कैसी हेडलाइंस देखने को मिल रही हैं। मोदी साइलेंस ऑन ईरान लॉस्ट इंडियाज वॉइस इन द मिडिल ईस्ट। अमेरिका में एक एंकर कह रही है कि इजराइल इंडिया का खून चूसना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। See if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. मोदी सरकार चाहती तो बड़ी ही आसानी से एक बैलेंस स्टेटमेंट दे सकती थी। वैसे ये बंदी बहुत चीती है भाई, एना कैस्पर समथिंग, आई फॉरगेट हर लास्ट नेम। बहुत हरामी है ये बंदी भी, टाइट बातें करती है ये। कि इंटरनेशनल लॉज और नेशनल सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए। दोनों तरफ हो रहे हमलों को कंडेम किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि प्रधानमंत्री ने ऐसे देशों की साइड चुन ली है जो बार बार, पता नहीं क्या कारण है। हाँ ध्रुव, पता नहीं, तुम्हें पता नहीं है कारण क्या है? हमें पता है, पूरी चैट को पता है, पूरी दुनिया को पता है, एक एक सिंगल मुसलमान को इंडिया में पता है कि क्या कारण है। तुझे नहीं पता ब्रो? हाँ, इंडिया की बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। ट्रंप ने बार बार कहा है कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच की वॉर रुकवाई है, इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा है, इंडियंस को चेन में बांधकर डिपोर्ट किया गया है। यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो ये तक खुले में कह रहे हैं कि अमेरिका इंडिया को वो एडवांटेज मिलने ही नहीं देगा जो उन्होंने चाइना को दी थी। But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. अमेरिका ट्रेड डील के जरिए कब डैम ओपनली बोल रहे हैं कि विश्व गुरु नहीं बनने देंगे बेबी तुम्हें। रिलैक्स, ठंडे हो जाओ, जहां तुम अचानक से बढ़ने लगोगे तुम्हें गिरा देंगे। Holy shit. भी इंडिया को Holy अपना shit. कॉम्पिटिटर नहीं बनने देगा। यही कारण है दोस्तों कि ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? कुछ ऑपोजिशन योर फ्रेंडली जैनस, इसको कैंसिल नहीं कहते हैं बेबी, इसको कहते हैं बैन होना। कैंसिल वो लोग होते हैं जो गलत होते हैं। आप 4
जाइनिस्ट टाइप के लोग मिलके अगर मुझे रिपोर्ट कर दोगे और मेरा चैनल बैन करवा दोगे तो उसको कैंसिल होना नहीं कहते हैं। अपनी अपनी वोकैबुलरी को फिक्स कर लो बेबी। इफ आई एम ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स एंड आई गेट बैंड, नो प्रॉब्लम। लीडर्स का कहना है इसके पीछे कारण है अडानी। नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी, जिनके खिलाफ एक बड़ा करप्शन का केस चल रहा है अमेरिका में। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को इसी चीज को लेकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। नहीं तो आप खुद ही सोच कर देखिए दोस्तों, क्या कारण है कि स्पेन के प्रधानमंत्री तक अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। स्पेन अमेरिका का एलाय है, नेटो का हिस्सा है, लेकिन फिर भी अमेरिका को परमिशन नहीं दे रहा अपने मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल। दिस कमेंट राइट हियर, कुछ लोग मोदी को इंडिया समझ के डिफेंड करते रहेंगे, चाहे इनकी गांड मार के चला जाए। गोल्डन कमेंट, बिकॉज़ दैट्स अ बिग मिस्टेक करने की। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया हमेशा से एक न्यूट्रल कंट्री रहा है। मॉरल राहुल गांधी का प्री पीआर, डैम आई डिडंट इवन नोटिस दैट। ओह माय गॉड, ये बिल्कुल सही बात है ब्रो, क्योंकि सस्पिशियस, डोंट बी सस्पिशियस, डोंट बी सस्पिशियस, डोंट बी सस्पिशियस, डोंट बी सस्पिशियस। ब्रो अचानक से राहुल गांधी कहां से आ गया बीच में? सो राइट ब्रो, आई डिडंट इवन नोटिस इट ब्रो। ये तो है, नजर तो आता है, ये बायस तो है, एक है, कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, आई डोंट नो क्या है, बट है। ग्राउंड मेंटेन करते रहा है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं हो रही यहां पर बेसिक स्पाइन दिखाने की। सो इस गल दा जवाब देना चाहिए मोदी साहब नू कि आपां विश्व गुरु बनना सी ते विश्व चेले क्यों बन। अभी तक जो बात करी दोस्तों वो फॉरेन पॉलिसी की थी। He is head of the opposition, that's true, and I mean, sure, if he's talking about opposition, he'll show the head of the opposition. That's true too. There are two sides to the government, the ruling party and the opposition. तो opposition का opinion दिखाना तो बनता है, true. And then it's not just कि सिर्फ राहुल गांधी दिखा रहा है, इसने इस बंदे को भी दिखाया। नहीं हो रही यहाँ पर बेसिक स्पाइन दिखाने की। सो इस गल दा जवाब देना चाहिए मोदी साहब नू कि आपां विश्व गुरु बनना सी ते विश्व चेले क्यों बन। अभी तक जो बात करी दोस्तों वो फॉरेन पॉलिसी की थी। शायद आपको लग रहा हो कि ये सब दूर की बातें हैं, लेकिन अब जो बात है वो आपके जेब पर सीधा असर डालेगी, क्योंकि ये बात है ऑयल की। रशिया इंडिया का सबसे पुराना पार्टनर रहा है, लेकिन Kelvin says India tried to remain neutral for so many years. क्या हुआ? You were prosperous, you were fucking amazing, people loved you. You had respect, self-respect. ये हुआ. It wasn't a loss, it was a gain. And second, अगर ईरान और यूएस इसराइल में अगर जंग है तो ईरान जैसे फेल्ड स्टेट की साइड लेके क्या मिलेगा? That is, I love you my bro, but that's the dumbest thing I've ever heard in my life. अगर तुम्हें लगता है ईरान एक फेल्ड स्टेट है तो तुम शायद या तो पढ़ते नहीं हो या तुम्हें पता नहीं है कि क्या हो क्या रहा है इस दुनिया में पिछले 50 सालों से। 40s से ईरान के ऊपर कितने सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं, उनकी हर प्रोग्रेस को रोका जाता है, उनकी हर चीज को बंद किया जाता है, उसके बाद भी दे आर प्रॉस्परस पीपल, देयर कंट्री इज क्लीन, their people are educated, they've built weapons that are sophisticated, they've built economies that still sustain them, they don't have भुखमरी like Pakistan, India. वहाँ लोग नंगे नहीं सोते हैं रोड पे, उनके घरों में टॉयलेट्स हैं, उनकी प्लेटों पे खाना है, उनके बच्चों को पोलियो नहीं होता है। समझ में आ रहा है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? ईरान एक एंशिएंट कौम है और आपके जैसी को एंशिएंट नहीं। इंडिया पाकिस्तान तो चलो रिलेटिवली न्यू कंट्री, बट इंडिया या जैसी एंशिएंट नहीं। इट इज अ सीरियस फकिंग पीपल, देयर आर सीरियस पीपल, डिस्पाइट द एंटायर फकिंग वर्ल्ड ट्राइंग टू फकिंग पुश देम बैक, दे परसिवियर। पिछले 50 सालों से वो लंड पे मार के रखा हुआ उन्होंने पूरी दुनिया को। विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट दे सर्वाइव, नॉट जस्ट सर्वाइव, दे थ्राइव। ईरान को फेल्ड स्टेट बोलना इज द स्टूपिडेस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ। पाकिस्तान को कह सकते हो तुम भाई मैं मान भी लूंगा कि पाकिस्तान में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वो वाली जो ईरान में है। मैं कोई ईरान का फैन नहीं हूँ। If anything, I'm actually not a big, like I actually kind of don't like Iranis. I don't like Iranians. मेरा बचपन से इनके साथ आंकड़ा रहा है, मुझे ईरानी पसंद नहीं है। पर मैं चूतिया भी नहीं हूँ कि एक फैक्ट को डिनाई करूँ बैठ के कि इरानियन पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट सेल्फ रिस्पेक्टिंग, prosperous, intelligent, a little bit arrogant, full of themselves, quite annoying, but they are who they are. And despite the entire world, entire Western world at least, going against them, spreading propaganda, putting sanctions on top of sanctions on top of sanctions, उनकी टेक्नोलॉजी को मारने की कोशिश, उनकी इकोनॉमी को मारने की कोशिश, वो फिर भी थ्राइव कर रहे थे। तो इमेजिन करो अगर ये सब उन पे लिमिटेशंस नहीं होती तो वो क्या करते आज। हल्का नहीं लो भाई ईरान को।
ईरान को हल्का नहीं लो, बहुत खूंखार लोग हैं, बहुत ज्यादा। अफगानिस्तान पाकिस्तान कुछ भी नहीं उनके आगे, और सर्टेनली इंडिया और इंडियंस। ट्रंप के कहने पर मोदी सरकार ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट रोक दी। Yeah, they're very annoying though. I'm not a big fan of Persians and Iranians. Very full of themselves, very annoying, very condescending. अपने आप को बेहतर समझते हैं दूसरों से. So, not a fan. But again, can't deny the reality. वो आपके जेब पर सीधा असर डालेगी, क्योंकि ये बात है ऑयल की। रशिया इंडिया का सबसे पुराना पार्टनर रहा है, लेकिन ट्रंप के कहने पर मोदी सरकार ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट रोक दिया, और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद मिडिल ईस्ट से भी ऑयल इंपोर्ट हेवीली इंपैक्ट होगा। मिडिल ईस्ट से इंडिया अपनी जरूरत के लिए 55% ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी दोनों तरफ से सप्लाई बंद हो चुकी है। ऊपर से इंडिया के पास चाइना जैसी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी नहीं है। फरवरी में यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा था कि इंडिया के पास 74 डेज का ऑयल रिजर्व है। Together and our products, it comes to 74 days. लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है कि 25 दिनों का ऑयल रिजर्व है। पता नहीं कौन सी बात यहां सच है। और अभी जो हुआ दोस्तों, वो तो सबसे शॉकिंग चीज है। अमेरिका कहता है एक स्टेटमेंट में कि उन्होंने इंडिया को परमिशन दे दी है रशिया से ऑयल खरीदने की 30 दिन के लिए। The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil, but to ease the temporary. US grants India 30-day waiver to buy Russian oil. What the fuck? तुम लोग अपना कंट्री अपना भी है कि नहीं है? तुम लोग पाकिस्तान हो भाई अगले। मैं तो पिछले 5-6 साल से बोल रहा हूँ इंडिया इज द नेक्स्ट पाकिस्तान, एंड यू कैन सी इट हैपनिंग। दिस इज सो पाकिस्तान बिहेवियर, राइट? अमेरिका डैडी जो बोलता है हम करते हैं। पापा Gap of oil around the world. We have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. You know, सोचकर देखो ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्री को किसी देश से ऑयल खरीदने के लिए एक तीसरे देश से परमिशन लेनी पड़ रही है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि एक शॉर्ट टर्म मेजर है, और वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसके बाद इंडिया अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदना शुरू करेगा। मतलब ये किस लेवल की बेइज्जती है? एक बार फिर से सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के हाथों कठपुतली बन गए हैं? राहुल गांधी ने यह चीज पिछले महीने ही पार्लियामेंट में कह दी थी। Now the United States will अबे भाई मैंने 5 साल पहले कह दी थी। छोड़ो तुम राहुल गांधी को, बार बार तुम उस पे क्या आ जाते हो? फर्रुख की बात करो, फर्रुख गांधी। 5 साल पहले बोल दिया था मैंने ये। क्या बात कर रहे हो सर? विजनरी, ग्रेटेस्ट विजनरी ऑफ आवर टाइम्स, रॉकिंग स्टार फर्रुख शबीर। decide who we buy oil from. They will decide. Our Prime Minister will not decide. इस सब का असर अभी से ही आपकी जेब पर दिखने लग गया है। एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 60 रुपए से बढ़ा दिया गया है। अब वॉर पर वापस आए तो सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि खामेनी को मारने के बाद ईरान में सिविल रेवोल्यूशन होगी और लोग इस्लामिक सरकार को ओवरथ्रो कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इस्लामिक रजीम अभी भी कंट्रोल में है और अगला सुप्रीम लीडर चुनने की तैयारी। जब ये वॉर स्टार्ट हो रही थी ना, जब इसकी खमीनी को उन्होंने मारा, जब उससे शायद एक दिन पहले या उसके एक दिन बाद, आई डोंट नो, लाइक आई सेड, मैं लाइफ में इतना बिजी था, मैं आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू द न्यूज़ और मूवीज और एनीथिंग लाइक दैट, राइट, और टीवी और मीडिया। न्यूज़ तो मैं खोलता ही नहीं हूँ घर पे, सिर्फ स्ट्रीम पे, राइट। तो मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, थ्रेड्स, और थ्रेड्स पे एक वीडियो क्लिप चल रही थी जिसमें खमीनी बैठा हुआ था और एक बच्चा इसके पास आता है उठ के, और इट कुड बी प्रोपेगेंडा, यू नो, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट, बट जस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, राइट। एंड समवन शेयर्ड दिस, वायरल जा रही थी कि एक बच्चा खमीनी के पास आता है और कहता है कि मुझे, आई वांट टू बी अ मार्टर, लाइक आई वांट टू गिव माय लाइफ टू पाकिस्तान, यू नो, आई वांट टू गिव माय लाइफ, आई वांट टू सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर पाकिस्तान। एंड खमीनी गोस, नो सीरियसली। तो बच्चा गोस के, आई वांट टू, मुझे शहीद होना है, मुझे ना, आई वांट टू डू समथिंग फॉर ईरान। एंड खमीनी टेल्स हिम कि नहीं, तुम छोटे हो, तुम बच्चे हो, पहले स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, become good at science, math, serve the country, do something big, and when you are 80 years old, then accept martyrdom. जब तुम शहीद होना, जब तुम अपनी कंट्री के लिए अपनी जान अगर देना चाहो तो दे सकते हो। And I was like, okay, whatever, and I kept scrolling, and then I realized कि they killed him. एक दिन पहले they killed Khomeini, and Khomeini was 80 years old, and Khomeini did all that. He lived that life, bro. He fucking lived that life जो वो बच्चे को बता रहा था। He served all his life. He tried to become, you know, a leader, did things, studied, served the country, and then he martyred. He became a martyr. Gave his life for his country. Did not leave his office. Stayed there because he was like, yeah, I know they're gonna kill me. Fine. Did not go to a bunker. Stayed in his office. Bunker gya nahi gya pata nahi.
but stayed in his fucking location जहाँ पे वो predictably मौजूद होना चाहिए था, वहीं रहा, नहीं गया कहीं पे. Crazy fucking thing. Crazy. 87-year-old. Older than the country of Israel, by the way. की जा रही है. इसी बीच अमेरिका एक और खतरनाक गेम खेल रहा है. इस्लामिक रेजिम को ओवरथ्रो करने के लिए ट्रंप सरकार और CIA ईरान के रेबेल कर्डिश ग्रुप से बात कर रहे हैं. प्लान यह है कि इन ग्रुप्स को हथियार दिए जाएंगे ताकि अपराइजिंग करके सत्ता पलट कर सके. The Afghanistan model, Northern Alliance. I remember when I was a kid. I remember. Hey, Dr. Cooper, where were you, man? We missed you. I was yelling, Papa, Papa. ये एग्जैक्टली वही प्लेबुक है जो CIA ने इराक और सीरिया में यूज करी थी और जिसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा. अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग संगठनों को हथियार दे दो अपने एजेंडा के लिए, लेकिन बाद में वही ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे और सिविल वॉर शुरू हो जाए. ऐसी सिचुएशन में अक्सर नए आतंकवादी संगठन जन्म लेते हैं. इसी कारण से इराक और सीरिया में आईसिस देखने को मिली थी, और अब अगर ऐसा ईरान में भी हो गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा. अभी तक इस वॉर में खत्म होने का कोई साइन नहीं दिख रहा है. हर गुजरते दिन के साथ इसकी कीमत बढ़ती जा रही है. इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सुपर पावर देश ने किसी और देश में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की है तो बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं मिला है. और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि इस बर्बादी की कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं, चाहे वो ईरान के लोग हो, इजराइल के हो, UAE, कतर, बहरीन के हो, इंडिया के हो या फिर अमेरिका के भी क्यों ना हो. अमेरिका में हाल ही में एक सेनेट हियरिंग में एक मिलिट्री वेटरन ने साफ आवाज उठाई और कहा कि इजराइल के हाथों बिकना बंद करो, इजराइल की लड़ाइयां लड़नी बंद करो, लेकिन उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया गया. Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. Like, what's the point of pulling him out like this? Why are they like trying to like एक military veteran का freedom of speech क्यों दबाया जा रहा है, bro? In a place where speaking is the main point. Like, think about it. It's so weird how he's like the police officer. Let's go, let's get out of it. Like, why? They broke his arm? इसका हाथ तोड़ दिया भाई. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. Your inability. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो AI मास्टर क्लास को डाउनलोड करने का लिंक. What the fuck was that? Did you guys hear that? America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. Your inability. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो AI मास्टर क्लास को डाउनलोड. Can you hear that? For Israel. Your inability. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो AI मास्टर क्लास को. ध्रुव का ऑडियो आ गया ब्रो. आउटरो में बाद में शुरू करूंगा. ध्रुव का ऑडियो आ गया पीछे गलती से. For Israel. Your inability. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो AI मास्टर क्लास आउटरो में बाद में शूट करूंगा. आपको लगता है दोस्तों इंडिया का ये फॉरेन पॉलिसी क्रैश अचानक से हो गया, तो आप गलत हो. ये एक स्लो मोशन क्रैश है जो काफी सालों से चल रहा था. इसकी पूरी टाइमलाइन मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में समझाई है. उस वक्त काफी लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन अब जाकर देखो अभी वाली सिचुएशन को बेहतर समझ पाओगे. यहां क्लिक कर सकते हो. बहुत बहुत धन्यवाद. Produced by Team Doctor. Here's what I think about all this, guys. Let's talk about it. Let's talk about it. So मैं एक देख रहा था एक चीज, just out of curiosity, and I'll show it to you guys. कहाँ है भाई? मुझे सिर्फ अर्थ देखनी थी यार. आप क्या कर रहे हो ये? Yeah, I just wanted to see this. उफ, कितनी लाइट वेट लग रही है अर्थ इसमें. Right? This is Africa. Right? Let me. Entire Atlantic Ocean, okay? पूरा Atlantic Ocean. South America. पूरा Atlantic Ocean. And then Papa. ठीक है? Papa. This is me. ये रहा मैं. ना मेरे दाएं कोई, ना मेरे बाएं कोई. Right? ना मेरे नीचे कोई दुश्मन, मेरे नीचे थोड़ा सा मेरे ही बच्चे, मेरे ही छोटे. राइट? ना मेरे ऊपर कोई, सिर्फ पानी ही पानी. पापा सराउंडेड बाय पानी. कौन छुएगा मुझे? कौन चोट पहुंचाएगा मुझे? बताओ मुझे. मैं फक कर रहा हूं इन लोगों के साथ ऑल द वे. पूरा घुमाना पड़ेगा. पूरा घुमा के हम ऐसे करके यहाँ पहुंचे. मैं फक करता हूँ इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ. पापा 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 पापा
इन लोगों के साथ, मैं इन लोगों के साथ फक कर रहा हूँ, इनकी गांड मार रहा हूँ दूर दूर से, राइट? लाइक I am so far out of reach of everyone. You can't touch me. I'm America. You can't touch me. You can't fucking touch me. You can't do shit to me. There are only two people, barely two people, who can touch me. China or Russia, barely. Right? And every time they reach those levels, we fuck with them or we do something or we make friends with them. We try to convince them, hey, don't do it. Those बन जाते हैं. कैसे? कैसे रोकोगे अमेरिका को? You can't. You can't stop me. You cannot tell me what to do, basically. You cannot. Because look, geographically, I am at such a strategic place where I'm untouchable. And this was not possible before. Because this place was not ruled by people like right now. ये location, Earth की, is untouchable. Or it was only a matter of time. You know, हजारों साल human history रही है, हजारों साल. और सब ने दुनिया रूल की है, पर सब आखिर में एम्पायर्स गिर जाती हैं. मेरे दिमाग में सोच आ रही थी, लोग कहते हैं कि 240 ईयर्स 240 साल में एम्पायर्स गिर जाती हैं. कुछ एम्पायर 1000 साल जीती है, कुछ 100 जीती हैं. 240 की जो एज है वो एम्पायर्स की एज है. एम्पायर्स 240 साल में गिर जाती हैं, 200-250 साल में दे गेट फक्ड. नॉट द अमेरिकन एम्पायर, बेबी. नॉट द अमेरिकन एम्पायर. द अमेरिकन एम्पायर will rule the planet for the longest time any empire has ever ruled this planet. I'm telling you this today. और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो आपका भाई गलत नहीं होता इन चीज़ों के बारे में कभी. थोड़ा सा सेल्फ ग्लेजिंग हो रही है यहाँ पे. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अमेरिका विल रूल द प्लैनेट way longer than any other human empire has ever done in the history of this planet. And you watch, you'll see it. Yes, there will be ups and downs, and they will all lead to more empire. Yes, people will attack America. Of course. Bad things can happen. Of course. It will only lead to more empire. More and more and more empire. Empire will take over the world. The American empire. And we will rule the world. And when I say world, I don't mean Europe, just this. No. The entire globe. Upar se niche, side to side. America will rule every single, and it already is in indirect ways. But the more they try to fight it, the more they will give in, and the more they will become the American, subjects. ऐसी थोड़ी मुझे अमेरिका का दलाल बोलते हैं. एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ हम सबसे पावरफुल और मैं ये नहीं कह रहा हूँ. मैं एक फैक्चुअल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, just based on my stupid understanding of how this will work out. You can't touch America. You can't. It's just not going to happen. Okay, this might help explain it better. Right? The Americas. ये सब एक दूसरे के आसपास हैं. सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. नहीं चाहिए रे तेरी PDF. राइट? सब देखो, ये लोग नहीं लड़ सकते. इनको नहीं लड़ना चाहिए आपस में. Because you can just ये इंसान जो है ना, ये part, this can fuck with whoever it wants as long as it has this under control. They have nothing to be afraid of. America has nothing to be afraid of. Untouchable. 2 entire oceans between them and the world. Untouchable. America is Durandar. America is Hamza. He's untouchable. No, I understand, but there's 2 entire oceans on each side. It's not easy to come to America. You can't come here to hit it. Do you understand? ये पूरा गैप इधर, यहाँ पे पूरा गैप, ये पूरा गैप इधर. These people can fuck with each other all they want. ये यहाँ पे कोई रहता नहीं है. यहाँ जो रहते हैं उनकी ऐसी गांड मारी हुई है, ऐसा डंडा दिया हुआ है उनकी गांड में कि उनकी हिम्मत नहीं है बहनचोद कुछ करने की. राइट? ये जो साउथ अमेरिकन हैं, ये तो टट्टे हैं अमेरिका के. साउथ अमेरिकन तो बेचारे टट्टे हैं अमेरिका के. They have their daddy. Right? They can't do shit. ऊपर अलास्का, फिर रशिया कनेक्ट होता है ऊपर से थोड़ा. बीच में उसके भी अंटार्कटिका है पूरा, बच्चोदी है थोड़ी सी. इसीलिए रशिया ये लोग बहुत चलाते हैं. रशिया इज द ओनली थ्रेट. एंड दैट्स इट. लुक, एन एंटायर ओशन. फिर यहाँ से देखो तो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है रशिया, बट एवरीबडी एल्स एंटायर ओशन इन द मिडल. नॉट ही अमेरिका इज कमिंग. अमेरिका इज दलित. यू कैन टच इट.
You can't touch it. You can't touch US, man. America will rule the planet. In the next 1,000 years, America will be the greatest empire this world has ever seen. And it'll be untouchable. And no one can stop it. I see so many posts online, oh, America's done. This is a big mistake. They've done this, they've done that. No, bro. They need to be insanely incompetent or stupid to fuck this up. And right now, unfortunately, American leadership is pretty stupid. But that's just right now. Next superpower Bangladesh will touch it. Comedy कर रहा है अड़वे comedy कर रहा हूँ. Yeah, so this is all just to make you feel like, oh yeah, America इतना cruel है, देखना इसके साथ भी. And to be honest, all previous empires were much crueler. They were worse than America is right now. They were way worse. They were not good people. I'm not saying America is awesome. It is, kind of. And it's deteriorating. Yes, I see it. I see the deterioration. I see the depreciation. I see the what you call it, the rot that is infecting the country. Yes, America needs good leadership. Desperately needed now. This is not good leadership right now. But it will have it. And it will continue to rise. अभी तो शुरुआत है यार सिर्फ अमेरिकन एम्पायर की. It's literally the beginning. It's not even 10% loaded yet. अभी तो 10-15% भी लोड नहीं हुई है. That's what I think about this war.